Hello students, welcome to all of you today. Today we will discuss the important explanations with reference to context from exam point of view of the lines taken from the famous sonnet titled as Went to the Seasons of Sweet Silent Thought, composed by none other than the pride of English literature William Shakespeare. This sonnet is popularly known as Remembrance or Sonnet 30 by William Shakespeare. Dear students, if you want to see the line by line analysis of this sonnet, then go to the link given above. This is Vijendra Singh welcomes all of you to your own YouTube channel, Singh Vijendra, Assistant Professor. So let's start our today's session. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सोनेट की डिटेल एनालिसिस के दौरान डिस्कस किया था, ये सोनेट इंग्लिश और शेक्सपियन पैटर्न में लिखा हुआ है, जिसमें 14 आइमिक पेंटामीटर लाइंस को 4 लाइनों के 3 क्वार्टर्स में और 2 लाइंस के कपलेट में डिवाइड किया जाता है। तो इस सोनेट का जो फर्स्ट क्वार्टन है वो है When to the seasons of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I sigh, the lake of many a things I sought, and with old woes, new wail my dear times fest. तो इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम इन लाइनों का अर्थ जान लेते हैं। वैन जब टू द सेशंस एक दौर था और स्वीट मधुर साइलेंट शांत थॉट विचारों का, यानी जब एक शांत और मधुर विचारों का एक दौर था। आई समन अप मीन्स टू बी कॉल्ड अपॉन, तो मैंने बुलाया रिमेम्बरेंस मेमोरीज को ऑफ थिंग्स चीज़ों की, पास्ट भूतकाल की, तब मैंने भूतकाल की चीज़ों की यादों को बुलाया मीन्स उनको ताज़ा किया। आई साय, तो मैंने आहा भरी द लेक कमी की ऑफ मैनी आई थिंग्स, उन बहुत सारी चीज़ों की। आई सॉट, जो मैंने चाही थी। सॉट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ सीक मीन्स डिजायर। एंड विद ओल्ड वूज, और उन वूज मीन्स सौरो, और उन पुराने दुखों ने न्यू वेल मीन्स मोर्न अगेन फॉर, मानो पुनः रुला दिया हो। माई डियर टाइम्स वेस्ट, मेरा जो प्रिय समय नष्ट हुआ था उनकी याद दिला करके, यानी जो चीज़ें मैं जीवन में प्राप्त नहीं कर सका था, उनके पुराने दुखों ने मानो मेरा जो प्रीशियस टाइम वेस्ट हुआ था उसकी याद दिला करके मानो मुझे पुनः रुला दिया हो। तो जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसका सबसे जो पहला पॉइंट होता है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं वो होता है रेफरेंस में हम ये लाइनें कहाँ से ली गई है, उनके कौन से पोइट हैं, उस पोइम का नाम क्या है या सोनेट कौन सा है, और उनके राइटर या पोइट कौन है, और उस सोनेट के बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल लिख देते हैं, और उसकी जो मेन थीम होती है उसको भी हम रेफरेंस में लिख देते हैं। तो इन लाइनों की यदि हम रेफरेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट इंटाइटल्ड व्हेन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बता दिया हमने इन लाइनों रेफरेंस के अंदर हमने बता दिया कि ये लाइनें कहाँ से ली गई है और उनके पोइट का क्या नाम है। और थोड़ा सा हम इस सोनेट के बारे में लिख देते हैं, जैसे इट इज़ कॉमनली कॉल्ड रिमेम्बरेंस और सोनेट 30 बाय विलियम शेक्सपियर। जैसा कि हमने बताया था कि ये सोनेट जो है रिमेम्बरेंस और सोनेट 30 के नाम से जाना जाता है, तो उसको भी हम रेफरेंस में लिख देते हैं। और जो इसकी थीम है पोइम की या सोनेट की, उसको भी हम रेफरेंस में डाल सकते हैं। जैसे इट इज़ एड्रेस टू हिज क्लोज फ्रेंड WH, जैसे कि हमने बताया था कि सोनेट किसको एड्रेस है? WH को। वॉम द पोइट पेज द हैंडसम कॉम्प्लीमेंट, जिनकी जो कवि है तारीफ करते हैं बहुत ज़्यादा। कैसे? दैट वैन ही थिंक्स, जब वो सोचते हैं अबाउट हिम, उस अपने फ्रेंड के बारे में, ऑल हिज लॉसेज आर रिस्टोर्ड, उनके जो नुकसान जितने भी थे मानो रिस्टोर्ड मीन्स मेड अप, उनकी पूर्ति हो जाती है। एंड ऑल हिज सोरोज आर एंडेड, और उनके जो जितने भी दुख होते हैं उनका मानो अंत हो जाता है। तो इस तरह से कवि जो है अपने मित्र की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं सोनेट में। तो इन सब चीज़ों को हम रेफरेंस में डाल देते हैं। अगला जो पॉइंट लिखेंगे हम एक्सप्लेनेशन में वो होगा कॉन्टेक्स्ट में हम ये लाइनें किस संदर्भ में ली गई है उन लाइनों के बारे में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इन दिस लाइन्स द पोइट एक्सप्रेसेस द थॉट्स ऑफ पास्ट ग्रीफ्स एंड लॉसेस। इन लाइनों में कवि जो है अपने भूतकाल के जो दुख हैं या जो हानियां हैं, लॉसेस हैं, उनके विचारों को प्रकट करते हैं। अब इनकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? जैसे इन दिस लाइन्स द पोइट सेज, इन लाइनों में कवि कहते हैं व्हेन इन द साइलेंस, जब शांत वातावरण के अंदर, ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द पास्ट मेमोरीज, जब वो भूतकाल की मेमोरीज यादों को जब रिफ्लेक्ट करते हैं। ही लेमेंट्स, तो मानो वो दुखी हो जाते हैं। मैनी थिंग्स, उन बहुत सारी चीज़ों के लिए। विच ही विस्ड, जिनको उन्होंने चाहा था बट कुड नॉट गेट, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सके। तो शुरुआत की जो 3 लाइनें हैं उनको हम, उनकी एक्सप्लेनेशन हम इस तरीके से कर देते हैं। आगे हम लिखेंगे जैसे इन दिस वे द ओल्ड सोरोज आर रिन्यूड, इस तरीके से उनके जो पुराने दुख हैं वो मानो नए हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं।
टाइम विच डज नॉट स्पेयर एनीवन, समय जो किसी को नहीं छोड़ता, डेस्ट्रॉयज एवरीथिंग सून, वो हर चीज़ को शीघ्रतापूर्वक या बहुत जल्दी ही वो नष्ट कर देता है। ऑल थिंग्स, सारी चीज़ें इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, बिकम ए प्रे, मानो वो शिकार होती हैं टू टाइम्स डिस्ट्रक्टिव पावर, समय की जो विनाशक शक्ति है उसका, यानी समय हर चीज़ को बहुत जल्दी नष्ट कर देता है। व्हेन ही थिंक्स अबाउट हिज पास्ट मेमोरीज, जब वो अपने भूतकाल की जो यादें हैं उनके बारे में सोचता है, न्यू वूज कम, जो नए सोरोज हैं वो आ जाते हैं टू हिज माइंड, अब उसके दिमाग में, दैट ही हैड वेस्टेड, कि उसने अपना समय जो था, ए लॉट ऑफ टाइम इन द पास्ट, उसको मानो वेस्ट कर दिया हो भूतकाल में। इस तरीके से हम इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन कर देंगे। जो अगला पॉइंट होता है एक्सप्लेनेशन का वो होता है क्रिटिकल कमेंट का। तो क्रिटिकल कमेंट में हम जो भी लिटरेरी डिवाइस लाइनों के अंदर यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, या कोई हार्ड वर्ड यदि आ रहा है तो हम उनकी एक्सप्लेनेशन करके यहाँ पे लिख सकते हैं, या इन पोइम के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो जो आपको ध्यान में आती हो तो उसको भी आप क्रिटिकल नोट या क्रिटिकल कमेंट में डाल सकते हो। तो इन लाइनों का क्रिटिकल कमेंट हम कैसे लिखेंगे? एलिटेशन हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, हमने जैसा पोइम की डिस्कशन के दौरान हमने बताया था कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस पोइम में यूज़ किए गए हैं, वो सब हमने डिस्कस किए थे। तो एलिटेशन का कौन सी लाइनों में यूज़ किया गया है? वो लाइनें हैं, went to the seasons of sweet silent thought and with old woes new veil my dear times west, इन लाइनों के अंदर एलिटेशन का यूज़ किया गया है। और कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? वो है एसोनेंस हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, एसोनेंस भी यूज़ किया गया है। तो एसोनेंस कौन कौन सी लाइनों में यूज़ किया गया है? वो लाइनें हैं, went to the seasons of sweet silent thought, I sigh the lake of many things I sought। तो इस तरीके से हम इन लाइनों का क्रिटिकल कमेंट या क्रिटिकल नोट लिख देते हैं। अगला जो क्वार्टरन है सोनेट का वो है, देन कैन आई ड्रॉन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो फॉर प्रीसियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिस्ड साइट। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन करने से पहले इन लाइनों का भी अर्थ जान लेते हैं। देन मीन्स तब, पहले तो कभी एक हैप्पी स्टेट में था, लेकिन अब जब उसको भूतकाल की यादें आई हैं तो वो थोड़ा सा सैड हो गया है। देन तब किसके लिए आया है? जब अब कभी दुखी हो गया है तब। कैन आई ड्रॉन मीन्स डुबोना, क्या मैं डुबो सकता हूँ एन आई, एक आँख को, अनयूज टू फ्लो, जो बहने की आदि नहीं है, यानी एक आँख जो रोने की आदि नहीं है, तो क्या मैं उन आँखों से रो सकता हूँ? तो कभी किस लिए रोना चाहता है? वो कहता है फॉर प्रीसियस फ्रेंड्स, उन कीमती, प्रीसियस मीन्स डियर फ्रेंड्स, उन कीमती मित्रों के लिए, हिट जो छुप चुके हैं, इन डेथ्स डेटलेस नाइट, मृत्यु की अनंत रात्रि में, यानी जो मित्र मृत्यु की अनंत रात्रि में समा गए हैं, यानी जो मर चुके हैं, तो क्या मैं उन मित्रों के लिए उन आंखों से रो सकता हूं जो रोने की आदि नहीं है? एंड वीप अफ्रेश, और क्या मैं पुनः या नए सिरे से रो सकता हूं? किसके लिए? लव्स, उस प्यार के हर्ट के लिए, लॉन्ग जो बहुत पहले, सिंस कैंसल्ड वो मीन्स सोरोस, दुख, जो जिसका जो दुख था वो कैंसल्ड मीन्स समय के साथ ही मानो गायब हो गया हो, तो क्या मैं उस प्यार के हर्ट के लिए भी रो सकता हूँ? एंड मोन, और क्या मैं रो सकता हूँ द एक्सपेंस, उन लॉसेस के लिए, हानियों के लिए, ऑफ मैनी ए, बहुत सारी वेनिस साइट, जो वेनिस साइट मीन्स फेडेड मेमोरीज जो हैं, जो लुप्त दृश्य हैं मित्रों के, उनके लिए भी रो सकता हूँ, क्योंकि उसके मित्र तो अब मर चुके हैं, तो उसके मित्रों के साथ वो दृश्य वापस नहीं आ सकते अब, तो मानो वो दृश्य लुप्त हो गए हैं, तो उनका जो नुकसान मुझे हुआ है, तो क्या मैं उनके लिए भी रो सकता हूँ? तो एक्सप्लेनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है रेफरेंस, उसमें वो सेम रहेगा जैसा कि हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में देखा था, क्योंकि वही सेम पोइम से, सेम सोनेट से ली हुई लाइनें हैं ये। अगला जो पॉइंट है वो है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में हम लिख देंगे, इन दिस लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस ग्रीफ्स ओवर पास्ट मिसफॉर्चून्स विच मेक हिम सैड। तो कवि यहाँ पे उन दुखों को व्यक्त करते हैं जो उनके भूतकाल के दुर्भाग्य की वजह से थे, जिसने उनको सैड बना दिया। एक्सप्लेनेशन में कैसे लिखेंगे? जैसे इन लाइनों में द पोएट सेज, कवि कहता है, ऑल्दो ही इज नॉट यूज्ड टू सैड टीयर्स, यद्यपि वो रोने का आदी नहीं है, येट टीयर कम्स टू हिज आइज, फिर भी आंसू जो है उसकी आंखों में आ जाते हैं। व्हेन ही रिकॉल्स हिज फ्रेंड, जब वो अपने मित्रों को याद करता है, वो हैव बीन अनटाइमली डाइवर्ड बाय डेथ, जो जिनको मानो मृत्यु ने असमय ही हर लिया हो, यानी जो मृत्यु के गाल में जो समा गए हों असमय ही, उनको याद करके। तो ये शुरू की जो दो लाइनें हैं उनकी इस तरह से एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ही वीप्स फॉर थिंग्स एंड फ्रेंड्स लॉस्ट इन द पास्ट, वो उन सारी चीज़ों और मित्रों के लिए रोता है जो भूतकाल में कहीं खो गए हों।
ही साइज वो आहा बढ़ता है, एंड मोर्स अगेन वो पुनः रोता है, फॉर ऑल हिज लूजेज वो अपने सारे नुकसान के लिए, सफर्ड इन द पास्ट जो उसने भूतकाल में भुगता है। बट ही इज़ फुल ऑफ ग्रीफ लेकिन वो दुखों से भरा हुआ है। वैन ही थिंक्स जब वो सोचता है अबाउट द पास्ट सीन्स अपने भूतकाल के दृश्यों के बारे में, एंड साइड्स विच आर नाउ वैनिश्ड फ्रॉम हिज साइड जो उसके आंखों से अब मानो ओझल हो चुकी है या लुप्त हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो अंतिम पॉइंट होता है वो क्रिटिकल कमेंट या क्रिटिकल नोट होगा। तो कैसे लिखेंगे? एलिट्रेशन हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। एलिट्रेशन का यूज़ किया गया तो उनको लिख देंगे जैसे फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट एंड वीप अफ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो। तो इन लाइनों में एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है तो उनको लिख देंगे हम यहाँ पे। अगला जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है वो है एसोनेंस। एसोनेंस हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। वो कौन सी लाइन है? फॉर प्रीसियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट। तो इस तरीके से क्रिटिकल कमेंट में और लिखेंगे जैसे पर्सनिफिकेशन हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन देन कैन आई ड्रॉन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो। जैसे कि हमने जब डिटेल एनालिसिस किया था तब डिस्कस किया था कि पर्सनिफिकेशन का यूज़ किया गया है वो कौन सी लाइनें हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दूसरे क्वार्टरन की एक्सप्लेनेशन को हम इस तरीके से करेंगे। जो अंतिम क्वार्टरन है और कपलेट है हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं जैसे देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉर गॉन एंड हैवली फ्रॉम वू टू वू टेल ओवर दिस सैड अकाउंट ऑफ वो बिमोन्ड मोन which I knew pay as if not paid before. But if the while I think on the dear friend, all losses are restored and sorrows end. तो इनका यदि हम अर्थ देखते हैं देन तब मीन्स अब जब कभी दुखी हो गया तब कैन आई ग्रीव क्या मैं शोक मना सकता हूँ एट ग्रीवेंसेज उन दुखों पर फोरगोन जो बीत चुके हैं यानी जो भूतकाल के दुख हैं तो क्या उन दुखों पर मैं अब शोक मना सकता हूँ। एंड हैवीली हैवीली मीन्स विद ए हैवी हर्ट और एक भारी मन से फ्रॉम वू टू टेल ओवर एक दुख से दूसरा दुख टेल ओवर मीन्स रिकाउंट करना उनको क्या मैं गिनूं मीन्स क्या उनका मैं शोक मनाऊं। द सैड अकाउंट और एक दुखी खाता ऑफ वो बिमोन्ड मून उन दुखों का जो भूतकाल में जिनका भुगतान किया जा चुका है या जिनको महसूस किया जा चुका है। विच आई न्यू पे उनको भी मानो मुझे अब दोबारा भुगतान करना है एज इफ मानो नॉट पेड बिफोर जिनका भुगतान मैंने भूतकाल में नहीं किया हो। यानी जो दुख मैं पहले भूतकाल में महसूस कर चुका हूँ वो दुख मुझे आज फिर से दुखी कर रहे हैं तो मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन दुखों का भुगतान मैंने पहले नहीं किया है, उन दुखों को मैंने पहले नहीं भुगता है, मुझे अब उन दुखों को पुनः भुगतना पड़ रहा है। बट इफ़ द वाइल लेकिन उसी दौरान आई थिंक ऑन दी जब मैं तुम्हारे बारे में सोचा डियर फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड यहाँ पे एड्रेस है WH को कि हे प्रिय मित्र जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा या तुम्हारा जब मुझे याद आई तुम्हारी तब ऑल लॉसेज आर रिस्टोर्ड मेरे जितने भी नुकसान थे मानो वो रिस्टोर्ड मीन्स मेड अप हो गए हों उनकी पूर्ति हो गई हो एंड सोरोज एंड और जो जितने भी दुख थे उनका मानो अंत हो गया हो। तो रेफरेंस उसी प्रकार से रहेगी जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन की थी, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। हेयर द पोइट ग्रीव्स यहाँ पे जो कवि दुखी होता है फॉर द पास्ट लॉसेज अपने जो भूतकाल के हानियाँ हैं उनके बारे में, बट फाइंड सोलेस लेकिन वो सांत्वना प्राप्त करता है इन द थॉट उन विचारों में ऑफ हिज डियर फ्रेंड अपने प्रिय मित्र के, यानी अपने प्रिय मित्र के जो विचार जब उसको आते हैं तो वो थोड़ी सांत्वना प्राप्त करते हैं। यदि हम एक्सप्लेनेशन करें इन लाइनों की तो कैसे करेंगे? इन दीज लाइन्स द पोइट इज डीपली ग्रेव्ड इन लाइनों में कवि जो है अत्यधिक दुखी है ओवर हिज पास्ट ग्रेव्स अपने भूतकाल के दुखों पर एंड सोरोज एंड विद ए हैवी हर्ट और एक भारी मन से ही रिकाउंट्स टेल ओवर आया था ना उनको कर देंगे ही रिकाउंट्स वो काउंट करता है दैम उन दुखों को इन हिज मेमोरीज अपनी यादों के अंदर वन आफ्टर द अदर एक के बाद दूसरा, यानी अब अपनी यादों के अंदर ही वो एक के बाद दूसरे दुख को मानो काउंट कर रहा है कि मुझे ये दुख मिले थे। इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है टू हिम मानो एज इफ ही वर ग्रीविंग मानो कि वो दुखी हो रहा है ओवर द ग्रीवेंसेज उन दुखों पर ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी मॉर्न जिन पर वो बहुत पहले रो चुका है। मॉर्न मीन्स विलाप करना रोना, तो जिन दुखों पर वो बहुत पहले रो चुका है मानो आज पुनः वो उन दुखों पर वापस बहुत अधिक दुख प्रकट कर रहे हों। दस और इस प्रकार से ही रिपेज द मॉर्निंग एज इफ दैट वाज नॉट पेड बिफोर वो इस तरीके से रो रहा है मानो कि उन दुखों के लिए पहले वो भुगतान नहीं कर चुका हो। अब जो कपलेट है उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? बट व्हेन इन सच ए मूड लेकिन इस तरह के मूड के अंदर द थॉट ऑफ हिज फ्रेंड उसके जो मित्र थे WH उनकी जब याद आती है कम्स टू हिम उनको आती है ऑल द लॉसेज जितने भी नुकसान जो थे वो आर रिस्टोर्ड मानो उनकी पूर्ति हो जाती है एंड ऑल हिज सोरोज आर एंडेड और जितने भी उसके दुख थे उनका मानो अंत हो जाता है।
अब क्रिटिकल कमेंट कैसे लिखेंगे? एलिट्रेशन हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, एलिट्रेशन का यूज़ किया गया, वो लाइनें कौन कौन सी हैं? देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फोरगॉन विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर। एसोनेंस का यूज़ किया गया है, जैसे दिस सैड अकाउंट ऑफ वो bemoaned moon and heavily from wood to wood tell over but if the while I think on thee। तो इस तरीके से सोनेट के लास्ट क्वार्टर और कपलेट की एक्सप्लेनेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, होप यू enjoyed this session. If you like this video, then don't forget to press the like button and don't forget to share it among your friends and don't forget to subscribe my YouTube channel Singh Vijendra, Assistant Professor. Thank you. Thanks for watching.